हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका विश्वास सीरीज का आज पार्ट 8 चलेगा। और इस बार आपका सपना जरूर साकार होगा क्योंकि आप हमारे साथ शिद्दत से लगे हुए हैं। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पर। आप हमें टेलीग्राम पर भी हक आपका फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक टू, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक टू, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, रहतियों के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं मूल्यांकन करने के और प्रस्तुतिकरण करने के। रहतियों का अगर मूल्यांकन करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, वो उसके बारे में दिशा निर्देश कहाँ दिए हुए हैं? आपके अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 2 में दिए गए हैं। तो अगर इसको फॉलो फॉलो करें, हम अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 2 को फॉलो करें, तो इन सभी में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है? देखिए, रहतियों का पहला ऑप्शन क्या है? रहतियों का मतलब इन्वेंट्री का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो उस पर करना चाहिए। बात सही है ये तो बात ठीक दी हुई है। दूसरा देखते हैं, क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्गमित माल के रहतियों के मूल्यांकन हेतु जोड़ देना चाहिए। ये भी बात ठीक है। और रहतियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना और पहले जाना मतलब फीफो और भारित औसत लागत WACM विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी बात ठीक है। रहत और लास्ट देखते हैं, रहतियों के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो देखिए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ये लास्ट डी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, निम्नलिखित क्रियाओं का विचार कीजिए। तो आपको निम्नलिखित क्रियाओं का विचार करना है। ठीक है। और ये किसका दिया हुआ है? देखिए, ये आपको अकाउंटिंग के स्टेप दिए हुए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की प्रोसेस दी हुई है। तो इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं समराइजिंग और परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ये सबसे पहले आता है। एनालाइज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये आता है। या इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट, या रिजल्ट का इंटरप्रेटिंग किया जाता है। या रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन की जाती है। तो सबसे पहले जो होती है वो रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। ठीक, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग हो जाता है तो उसको फिर एनालिसिस किया जाता है। तो एनालाइज आ जाएगा नंबर, जो ये होगा पहले 4 आ जाएगा। इसको दे देते हैं नंबर 1, 1 ही आ जाएगा। 2 पर 2 ही होगा। और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। फिर इनको समराइजिंग किया जाता है। फिर किया जाता है समराइजिंग। तो नंबर 3 पे क्या होगा? समराइजिंग। और उसके बाद किया जाता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट जो परिणाम होते हैं उनका निर्वचन किया जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर नंबर देखें तो ये जो 4 वाला है ये सबसे पहले आएगा, ये आ रहा है। उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, सामान्यतः कंपनी लेखा परीक्षक मतलब जो कंपनी के ऑडिटर होते हैं उनको अपॉइंटेड किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है? या बी शेयर होल्डर, शेयर धारकों के द्वारा किया जाता है? या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है? या कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी विधि बोर्ड के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है? या कंपनी लॉ बोर्ड ऋणदाता के द्वारा, सॉरी, कंपनी लॉ बोर्ड ने क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऋणदाता है उनके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका बी, शेयर होल्डर के द्वारा जो ऑडिटर्स होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं है? व्यापार चक्र का भाग कौन सा नहीं है? मतलब विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है?
उसकी बात करते हैं। मतलब जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो कौन सा एक नहीं आता है? क्या बूम होता है? बिल्कुल, साइकिल जो होता है अकाउंटिंग साइकिल, उसमें बूम भी होता है, उछाल होता है। डेप्रिसिएशन होता है अवसाद, गिरना बिल्कुल होता है। या रिकवरी भी हो जाती है, रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन एक्सीलरेशन, गतिवर्धन कभी नहीं होता। तो ये अकाउंटिंग साइकिल में, बिजनेस साइकिल में ये नहीं आता है। ठीक है, और यही पूछा था क्या नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PERT is a technique of use। PERT तकनीक प्रयोग की जाती है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? क्वालिटेटिव क्वालिटी मैनेजमेंट में, मतलब गुणवत्ता प्रबंध के लिए, परियोजना प्रबंध के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the one of the following not the part of VIB controlling function? निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इसको हटा लेते हैं। ये कंट्रोलिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो बस कंट्रोलिंग देखेंगे यहाँ पे। कहाँ पर? यहाँ। ये क्या है? कंट्रोलिंग, बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है? जो नियंत्रण कार्य होता है उसका अंश कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, मापों की स्थापना करना। नंबर दो, बी ऑप्शन, असाइन ड्यूटीज, कार्यों का आवंटन करना। मेजरिंग परफॉर्मेंस, निष्पादन का मापन करना। या टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई करना। पूछा क्या गया है कि नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है, तो नियंत्रण कार्य का कौन सा अंश नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, असाइन ड्यूटी। ड्यूटी करना यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, स्टैंडर्ड भी बनाए जाते हैं इसमें, परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, और करेक्ट एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन असाइन वर्ड इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर कौन है? एक वॉच डॉग है। एंड नॉट अ ब्लड हंट स्टेटमेंट इज गिवन। देखिए, जो लेखा परीक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है लेखा परीक्षक, वो एक प्रहरी होता है, न कि कोई खोजी। न कि कोई खोजी नहीं होता। तो ये कथन किसने दिया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो लेखा परीक्षक एक प्रहरी होता है, न कि कोई खोजी। तो ये किसने कहा था? क्या लॉर्ड जस्टिस लिंडे ने कहा था? या बी ऑप्शन, लॉर्ड जस्टिस लेपोर्ट लेप्स ने कहा था? या लूका पैसोलिसी लूका पैसोली ने कहा था? ये कौन है लूका पैसोलिसी? अकाउंटिंग के जन्मदाता। और या स्पाइसर एंड पैगलर ने कहा था? या मोंटोगोमेरी ने किया था? तो किसने कही थी ये बात? इसका आंसर होगा आपका बी। ये जो बात कही थी, ये कही थी आपके लॉर्ड जस्टिस लॉब्स। तो सही आंसर लॉब्स। लॉब्स ने कहा था कि लेखा परीक्षक कोई खोजी कुत्ता या खोजी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण का माध्यम है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन कम्युनिकर जो कम्युनिकेशन होता है उसका माध्यम क्या होता है? इसको देखते हैं। मतलब मीडिया ऑफ नॉन वर्बल, तो क्या होता है इसका अशाब्दिक का? बॉडी लैंग्वेज होता है, या पैरा लैंग्वेज होता है, या साइन लैंग्वेज होता है, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी किसके पार्ट हैं, किसके माध्यम में, मीडियम है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है, परंतु तृतीय देश से आयात हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर है?
What is the situation referred to as amongst the 10 following when inter-region trade is due from free, but there is variation in the tariff structure of the import from the third country? तो इसका क्या कस्टम यूनियन होगा या कॉमन मार्केट होगा आंसर, या फ्री ट्रेड एरिया होगा, या इकोनॉमिक यूनियन होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र इसका आंसर होगा। तो कौन सी स्थिति होती है? मुक्त व्यापार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्वामी को भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? हाउ इज द अमाउंट टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड इज डिटरमाइंड? किस तरह से डिटरमाइंड की जाती है? फर्स्ट, राइट वे माइनस मिनिमम रेंट, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, या न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, या न्यूनतम किराया माइनस वसूल की गई लघु कार्य की राशि, या अधिकार शुल्क न्यूनतम किराया जो भी अधिक हो माइनस, मतलब अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया में जो भी अधिक हो उसमें से माइनस वसूल की गई लघु कार्य की राशि। तो सही ऑप्शन इसका आपका डी हो, डी, ये। ठीक है, राइट वे और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस माइनॉरिटी अमाउंट, मिनिमम माइनॉरिटी अमाउंट ऑफ रिसीव, वसूली की गई लघु कार्य की राशि। तो सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म के विघटन पर ख्याति की राशि चिट्ठे में ख्याति की राशि चिट्ठे में शामिल नहीं की जाती तो इसकी गणना की जाती है, गणना नहीं की जाती, गणना की जाती है, या गणना की जाती है और वसूली खाते में जमा कर दी जाती है, या गणना की जाती है और साझेदार के पूंजी खाते में सीधे जमा कर दी जाती है? तो देखिए कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपके फर्म के विघटन की। तो जब फर्म का विघटन करते हो तो जो ख्याति की राशि चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है, जो चिट्ठे में शामिल नहीं है, एक फर्म के विघटन पर जब एक फर्म को बंद कर रहे हैं तो उसके ख्याति जो है वो चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता, तो इसकी कहाँ लेखा क्या करोगे? इसकी गणना ही नहीं करनी, इसको हम गणना नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कहा भी गया है कि अगर आप किसी बिजनेस को खरीदते हैं या आप गुडविल परचेज करते हैं तो ही बिजनेस में उस गुडविल को दिखाएंगे, अदरवाइज आप गुडविल को बिजनेस में नहीं शो करेंगे। तो इस गुडविल को कैलकुलेट नहीं किया जाता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स तथा वाई साझेदार हैं तथा 4:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे जेड को 1/3 हिस्से देते हुए साझेदारी में शामिल करते हैं। यदि जेड अपना हिस्सा एक्स वाई से बराबर प्राप्त करता है तो भविष्य में वाई का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं तब देखेंगे आंसर क्या है। देखिए पार्टनर है यहाँ, एक एक्स है, एक आपका वो थोड़ा दूर को लिख लेते हैं, एक वाई है, और एक पार्टनर है आपका जेड। तो तीनों के नाम हो गए यहाँ पर, ये पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका अगर ओल्ड रेशो लिखें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका कितना दिया हुआ है? 4/7। आप कहेंगे 7 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल 4 और 3 का। और y का क्या हिस्सा होगा? y का है 3/7। और z का कितना है? z का है, ये नया अभी नहीं, ओल्ड तो z के पास है ही नहीं। तो अब देखेंगे z ने कहा है, z ने क्या कहा? यदि z अपना हिस्सा x तथा y से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, इट मीन जेड का कितना हिस्सा है? जेड का है 1/3। तो इसको दोनों से बराबर बराबर लेगा, तो इसके आप दो टुकड़े करोगे 1/3 के, तो वो होते हैं 1/6 और 1/6। आप करके देख लेना, इसके दो पार्ट 1/6 ही होते हैं। तो ये जेड लेगा किससे? एक्स से, और ये जेड लेगा वाई से। तो ये तो लेना है एक्स से और ये लेना है वाई से। तो देखो अब इनके देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एक्स के पास पहले कितना था? एक्स के पास था पहले 4
1/7। इसमें से माइनस हो जाएगा 1/6। इसी तरह से y के पास पहले कितना था, y के पास था 3/7, माइनस z को कितना जाएगा 1/6, और z के पास कितना आ गया 1/3 आएगा उसके पास। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा 42। अब 7 से 42 को डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, माइनस इस 6 से डिवाइड करेंगे 42 को तो क्या आएगा 7, 7 1 जा 7। इसी तरह से इनको भी सोल्व करेंगे, 42 लेंगे एलसीएम, 7 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 3 जा 18, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 7, 7 1 जा 7, और इसका तो पता है ही, इसका तो 1/3 चल रहा है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे ये बचेगा 17/42, और यहाँ देखेंगे यहाँ बचेगा 18 में से तो 11/42, और इसके यहाँ कुछ नहीं है तो इसको नीचे इक्वल करने के लिए यहाँ बनाना पड़ेगा क्या 42। तो 42 बनाने के लिए 3 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे जो 42 आ जाए, तो किसकी होगी, तो आपसे लेकिन इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो किसकी मल्टीप्लाई करें, जो आपका ये 3 आ जाए, तो किसकी करेंगे 14 की, 14 की जो 14 थी 42, 14 हो जाएगा। तो 14 की ऊपर करेंगे 14 की नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा इसका 42। अब आप देखिए ये सबके नीचे बराबर हो गया। अब आप देख लीजिए x को कितना मिला, y को नया कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, y का हिस्सा क्या होगा, भविष्य में y का हिस्सा क्या होगा, एक्स वाई, वाई का होगा 11/42, तो सही आंसर इसका होगा ए, 11/42। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पूछ कर लेना, क्योंकि देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीदारी मतलब जो आपके पार्टनर्स होते हैं, गार्नर बनाम मर्रे प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता है। तो गार्नर बनाम मर्रे का जो मामला था, ये 3 पार्टनर थे, एक था गार्नर, एक था मर्रे और एक था विलिकंस, एक था विलिकंस। क्या होता है कि ये एक वो हो जाता है आपका दिवालिया। तो इसके दिवालिया होने से इन दोनों को जो मामला कोर्ट में जाता है ये जाता है। तो एक तो कहता है कि इसके जो कैपिटल में कमी आई है, इसकी कैपिटल की कमी आने से जो लॉस हुआ है उसको कैपिटल रेशो में बांटो। एक कहता है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटो। तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट अपना निर्णय देता है कि जो कैपिटल अकाउंट की वजह से हानि हुई है उसको तो कैपिटल रेशो में बांटो, और जो बिजनेस में लॉस हुआ है उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटो। ठीक है, ये था मामला। अब यहाँ देखते हैं इसने क्या पूछा है। कह रहे हैं प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता है, तो दिवालिया होने में। तो देख लेते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन के पार्टनर में नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, और हाँ कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द एमन ऑफ इन द स्थिति में भागीदार दिवालियापन की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब दिवालिया हो जाता है या उसकी कंडीशन में, या कह रहे हैं डेथ होगी पार्टनर की तब नहीं, रिटायरमेंट होगा तब नहीं, फॉर्मेशन होगी नहीं पार्टनरशिप की नहीं। अगर पार्टनर कोई दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस इंसॉल्वेंट की कंडीशन में जो गार्नर बनाम मर्रे रूल जो था मामला, मामला कह दें या इसको केस कह दें, ये केस या ये ऑर्डर कोर्ट का तभी अप्लाई होता है जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया हो। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदार विलेख में अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाले ब्याज पर नियम क्या है। इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द रूल ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। देखिए, हाँ, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है।
एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है ये रिटर्न एग्रीमेंट? इसमें सभी रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, और फ्यूचर का अगर लॉस होता है उसको कैसे बांटेंगे, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, किस पार्टनर को क्या मिलेगा क्या नहीं। टोटल रूल आपके पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप डीड है इसमें आपका ये है ही नहीं। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजन लागू होते हैं। वो प्रोविजन क्या क्या होते हैं आपको पता होंगे। पहला प्रोविजन क्या है कि जब ये प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे तो वो इक्वली करेंगे। ठीक है, इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सैलरी मांगता है तो उसको सैलरी सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर कोई अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मांगता है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाए। अगर कोई ड्राइंग करके अपने घर ले जाता है, अगर कोई ड्राइंग करके पार्टनर अपने घर लेके जाता है तो उस ड्राइंग पर फर्म जो है इंटरेस्ट मतलब IOD चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। ठीक है, तो यही ऑप्शन था। यहाँ देखिए कह रहे थे कि आहरण कर लेता तो उस पर चार्ज होगा, नहीं, उस पर कोई भी ब्याज चार्ज नहीं होगा। तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ऑप्शन ए, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। बल्कि 6% की बात याद रखना। अगर कोई पार्टनर फर्म को कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, एडवांस देता है, उधार पैसा देता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। जो भी उसने लोन दिया हुआ है या जो भी उसने एडवांस पैसा दिया हुआ है उस पर फर्म उसको इंटरेस्ट देती है 6% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? करें, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, व्यापार उद्योग का एक भाग होता है, वाणिज्य व्यापार का एक भाग होता है, या वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, या उद्योग वाणिज्य का एक अंग है। इसको तो मैं आपको पहले भी बता चुका, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो जो कॉमर्स है वो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ही पार्ट होते हैं आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, हेल्पिंग टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड, ये सभी क्या हैं, बिजनेस के ही पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? रूटीन चेकिंग होती है, मतलब नित्य जांच को कहते हैं, इंटरनल चेक आंतरिक रोकथाम को कहते हैं, या वेरिफिकेशन सत्यापन को कहते हैं, या वाउचिंग प्रमाण को कहते हैं। तो सही आंसर है इसका डी, जो वाउचिंग है, प्रमाणन है, को ही हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग की कह सकते हैं क्या वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण एक बीमाकर्ता नहीं है तथा उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना है। यह निर्णय किसका है? यह कथन किसने दिया है? एन ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज एक्सरसाइज रेस्पॉन्सिबल केयर स्किल। दिस डिसीजन वॉज गिवन या दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन इन द कोर्ट केस। तो किस में दिया गया था, कौन से कोर्ट केस में दिया गया था? ये निर्णय कौन से कोर्ट में कहा गया था, कौन सा केस चल रहा था उस टाइम? कोर्ट को छोड़ो, ये बताना है कि कौन सा केस चल रहा था उस टाइम। तो सही आंसर इसका क्या होगा, याद करने का ये आपको सी याद रखना है इसका, लंदन एंड जनरल बैंक। लंदन एंड जनरल बैंक केस जो था, जब वो कोर्ट में चल रहा था तब कहा गया था कि ऑडिटर जो होता है वो कोई बीमा करता नहीं होता, कि ऑडिटर आएगा और आपका बीमा कर जाएगा, जो भी नुकसान होगा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? बात हो रही है द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ कोल लोकेटेड। पहले बताइए इन ICAI का कार्यालय कहाँ पर है? ये भी तो पूछा था मैंने, ये भी तो आपसे पूछा था, ये आप कमेंट में लिख दें कि इसका आंसर क्या है। ICAI, ICAI जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसका बताइए कहाँ है, मैं बताता हूँ आपको। किसका, द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट। तो इसका जो कार्यालय है वो है आपका कोलकाता में। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि मुंबई में किसका कार्यालय और दिल्ली में किसका है? ठीक है, इनके भी आंसर आप कमेंट में लिखिए किसका कहाँ पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ प्रीमियम विधि के अंतर्गत बोनस की अधिकतम दर कितनी होती है? द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हासले प्रीमियम मेथड कैन बी। तो प्रीमियम के हासले के अकॉर्डिंग, उस मामले के अकॉर्डिंग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर देखते हैं कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका A 25 या B 30%। ये 2 और 3 गलत है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। या C 33% या आपका D 50%। तो सही आंसर होता है आपका D 50% अधिकतम दर हो सकती है, इससे ज़्यादा जो प्रीमियम नहीं हो सकता। बोनस अंश पर प्रीमियम की जो रेट होगा वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्हेन प्राइस आर राइजिंग द स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर। तो वो किस पर, फीफो मेथड से होना चाहिए, लीफो से होना चाहिए, जनरल लेवरेज मेथड से होना चाहिए, वेटेज एवरेज मेथड से होना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लीफो विधि अपनानी चाहिए। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है पहले वही आउट होना चाहिए लीफो विधि में। ये कब हुआ है, कब होगा, जब वृद्धि हो रही हो। याद रखना ये वृद्धि की कंडीशन में है। ठीक है, अब हमने आपको क्वेश्चन छोड़ा था लिखने के लिए, क्वेश्चन की बात हुई थी आपके 18 में, 18 में पूछा था। तो अब देखते हैं आपका आंसर आपने क्या दिया है यहाँ पर। तो आपका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने ये था, कोलकाता में क्या था, कोलकाता में था आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये तो इसकी बात हुई थी। और लेकिन हमने आपसे पूछा था कि बताइए मुंबई में किसका कार्यालय है? तो मुंबई में जो हेड ऑफिस है वो है आपका RBI। पहले वैसे कोलकाता में ही था, लेकिन 1937 में ये परमानेंटली मुंबई में चला गया था। और दिल्ली में किसका था? दिल्ली में कार्यालय किसका है? वो है ICAI का, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? ICWA। ठीक है, इसकी कब हुई थी, इसकी भी लिख लीजिए आप। इसकी हुई थी आपकी 1959 में, 1959 में। ठीक है, ये किसकी स्थापना हुई थी आपके, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर अकाउंटेंट्स। तो ये देखिए, जो भी हम ईयर लिखाते हैं ये ईयर वही लिखाते हैं जो क्वेश्चन में या तो पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट है वही हम आपको डेट लिखाते हैं। कभी हम ऐसी डेट नहीं लिखाते कि वैसी कुछ एक्स्ट्रा बताने लगे या अपने आप को प्रूव करना लग जाए कि हम कितना जानते हैं। आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें लिखाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हों। तो वीडियो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार सफल होना है तो होना है।